आज मैं आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए जो आपके वाणिज्य वर्ग है, ठीक है, कॉमर्स वर्ग है जो है, उसके क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है इसके जो लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणा और मान्यता से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था करो, इस मान्यता का आधार है, ठीक है। तो ये मान्यता जो आधार है वो रूढ़िवादी की परिपाटी की जो है मान्यता है, ठीक है। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानि के लिए व्यवस्था कर लो, यानी कि जो लाभ की आशा मत करो, ठीक है। इसमें कहा गया है कि लाभ की आशा मत करो और हानि के लिए व्यवस्था करो, और जो आने वाली, होने वाली या भविष्य में हानि होने वाली है उसकी व्यवस्था कर दो। इस मान्यता का आधार रूढ़िवादी की परिपाटी है और इसके अनुसार कोई भी लाभ जब तक प्राप्त न हो जाए उसका लेखा नहीं किया जा सकता, परंतु यदि हानि का संकेत मात्र भर हो, अगर यानी कि हमें लग रहा है कि हमें हानि होने वाली है, तो वास्तव में भी अभी न हो परंतु उसका लेखा तत्काल कर लिया जाता है, ठीक है। तो लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानि के लिए व्यवस्था करो, इस मान्यता का आधार है आपकी रूढ़िवादी की परिपाटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में तथा दूसरा कारण आर के रूप में है, ठीक है। तो फर्स्ट कथन जो है आपका कि लेखांकन में व्यवसाय एवं उसके स्वामी के मध्य अंतर होता है, सही होता है, क्योंकि व्यवसाय में व्यवसाय और स्वामी के मध्य अंतर होता है, यानी कि व्यवसाय का अस्तित्व और स्वामी का अस्तित्व अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपका कथन सही है। आर कारण दिया गया है कि लेखांकन अवधारणाएं चेतना पर आधारित होती है, न कि विषय निष्ठता पर होती है। तो ये भी आपकी जो है आपका कथन, यानी कि जो कारण सही दिया गया। तो इसका जो आंसर क्या होगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों कथन सही हैं, ठीक है, परंतु आर जो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिएगा और सूची के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिएगा, ठीक है। ये आपकी सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है, ठीक है। अब इसमें आपको सूची फर्स्ट के सूची सेकंड से हम सम्मिलित करते हैं कि एक संपत्ति का, ठीक है, एक संपत्ति का उधार क्रय, तो एक संपत्ति का उधार क्रय है वो आपका जनरल प्रॉपर होता है, ठीक है, यानी कि ए जो आपका फोर्थ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये कोड दिया गया है, ए का 4 आपका सी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक संपत्ति की नकद बिक्री जो की जाती है वो हमेशा रोकड़ बही में की जाती है, तो बी का आपका 3 में हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा बी का 3 में हो जाएगा, ठीक। आवक वापसी क्या आती है आपकी, जो आपकी सेल्स रिटर्न है, यानी कि आवक वापसी यानी कि जो आपने माल बेचा है वो वापस आ रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी आई है। तो विक्रय वापसी की जो लेखा किया जाता है वो आपकी विक्रय वापसी वही में लिखा जाता है, ठीक है। तो सी का आपका 2 हो जाएगा, देखिए सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। बाह्य वापसी आपकी क्या है, ठीक है, कि जो आपने परचेज़ की है वो आप वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न है और परचेज रिटर्न जो आपकी आगे परचेज रिटर्न बुक में लिखी जाती है, ठीक है। तो डी का आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सूची से लिया गया है, ठीक है, इसमें मिलान करना है, ये फर्स्ट सूची है और आपकी ये सेकंड सूची है, ठीक है। फर्स्ट सूची में क्या गया है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा जो होती है वो आपकी होती है व्यवसाय अपने स्वामी से पृथक होता है, यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार क्या होता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ए का जो हो जाएगा आपका वो किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय अपने स्वामी से पृथक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दोहरे पहलू की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। दोहरे पहलू की अवधारणा जो होती है वो लेखांकन समीकरण होती है, लेकिन हमारे जो आपके जो व्यवसाय में जो लेखे किए जाते हैं वो दोहरे लेखा प्रणाली के आधार पर ही किए जाते हैं, ठीक है। तो वो लेखांकन समीकरण हो जाएगी, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सी है आपकी कि मुद्रा मापन की अवधारणा होती है कि हम केवल उन्हीं का लेखा कर सकते हैं जिन्हें हम मुद्रा से माप सकते हैं, और जिन्हें हम मुद्रा से नहीं माप सकते उनका हम मुद्रा में यानी व्यवसाय में लेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका घटनाओं लेन देन का मापन मुद्रा के रूप में होना, ठीक है। तो ये आपका सी का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी
ऐतिहासिक अवधारणा, ठीक है। तो ऐतिहासिक अवधारणा क्या हो जाएगी आपकी, भूतकालीन घटनाएं हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो कोड मिल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर सी से मिल रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है, ठीक है। देखिएगा, तो पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी आपकी होती है, रूढ़िवादी की परिपाटी ये भी आपकी होती है, और एक रूपता की परिपाटी ये भी होती है, परंतु उपार्जन की लेखांकन की परिपाटी नहीं होती है। तो इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उपार्जन लेखांकन परिपाटी नहीं होती है, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वदत्त किराए से संबंधित है, यानी पूर्वदत्त किराया कौन सा आपका लेखा है, यानी कौन से लेखे के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पूर्वदत्त किराया जो आता है वो आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत लेखा होता है, ठीक है। क्योंकि खाते जो होते हैं आपके वो 3 भागों में बटे होते हैं। देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पूर्वदत्त किराया प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते से संबंधित है, क्योंकि खातों को 3 भागों में बांटा जाता है। खाते आपका व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और नाममात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, ये 3 खाते होते हैं। परंतु व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में बांटा गया। देखिएगा कि व्यक्तिगत खातों को 3 में और वास्तविक खातों को 2 प्रकार के खातों में बांटा जाता है। तो व्यक्तिगत खाते को जो 3 खातों में जो बांटा गया है उसमें सबसे पहला है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से खोले जाते हैं, जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता आदि, ठीक है। और अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाते ये होते हैं कि जो कि मानव द्वारा यानी कि जो निर्मित किए जाते हैं, जो है कंपनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी वाईसीटी लिमिटेड कंपनी, बीएचयू लिमिटेड कंपनी, या राम मोहन एंड की सन्स की कंपनी, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी या फर्म के नाम से खाता खोले जाते हैं तो वो अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंदर क्या आते हैं, पूर्वदत्त व्यय और अदत्त व्यय, ठीक है। ये आपके प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जिस प्रकार व्यक्तिगत खातों को 3 भागों में बांटा गया है, ऐसे ही वास्तविक खाते यानी कि रियल अकाउंट को भी दो खातों में बांटा गया है, ठीक है। जो आपके वास्तविक खाते होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, मूर्त वास्तविक खाते। तो मूर्त वास्तविक खाते वे खाते होते हैं आप जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जो आकार होता है, जैसे आपका फर्नीचर रहा, बिल्डिंग रहा, मशीन रहा, ठीक है, मोटर कार रहा, ये आपके मूर्त वास्तविक खाते होते हैं। अमूर्त वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी अमूर्त वास्तविक खाता जैसे आपका आ जाता है आपका इसमें ये आपका गुडविल हो जाता है, ठीक है। गुडविल यानी ख्याति हो सकती है, क्योंकि ख्याति जो होती है एक अमूर्त संपत्ति होती है, ठीक है। तो अमूर्त वास्तविक संपत्ति जो आपकी क्या हो जाएगी, वो गुडविल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है, ठीक है। तो अर्जित किंतु अप्राप्त आय जो मानी जाती है वो आपकी संपत्ति मानी जाती है। देखिए व्याख्या देख लीजिएगा आप कि अर्जित किंतु अप्राप्त आय संपत्ति मानी जाती है और उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाते हैं तथा लाभ हानि खाते के जो क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अंतिम खाते बनाने की तिथि तक व्यवसायी को जो आय प्राप्त नहीं होती है यद्यपि वह कमाई हुई जा चुकी होती है, तो ऐसी आय को उपार्जित आय कहा जाता है, ठीक है। और इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि संपत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये चालू दायित्व है, ठीक है। देखिए चालू दायित्व कैसे हो जाएगा कि भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि चालू दायित्व कहलाता है। चालू दायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि हमारे चालू दायित्व में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो चालू दायित्व में आपका लेनदार यानी क्रेडिटर आते हैं, देवी पत्र बिल्स पेबल आते हैं, करों के लिए दायित्व यानी कि लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस आती हैं, अदत्त व्यय यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, प्रस्तावित लाभांश यानी प्रपोज डिविडेंड आते हैं। ये आपके जो आते हैं वो सभी आपके चालू दायित्व में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, करंट यानी कि सी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन विवरणों में संयोगी दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है, ठीक है।
तो उसमें दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास का अनुपालन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकटीकरण की परिपाटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकटीकरण जो परिपाटी होती है उसमें क्या होता है कि व्यापार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको छुपाया नहीं जाता, बल्कि उनमें सम्मिलित किया जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्योंकि दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ रहे हैं यानी कि प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकटीकरण की परिपाटी हो जाएगी, ठीक है। देखिए व्याख्या भी देख लीजिएगा कि लेखांकन के प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत लेखांकन विवरणों के सांघिक धातुओं के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में होता है। जहां पूर्ण प्रकट की प्रथा को नहीं अपनाया जाता, वहां लेखांकन रखने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। यानी कि जहां आप अपने जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं अगर आप उन्हें प्रकट नहीं करोगे तो आपका लेखांकन रखने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रथा के अंतर्गत लेखापालक किसी भी तथ्य को नहीं छिपाता है। वस्तुतः पूर्ण प्रकटीकरण की लेखांकन का प्रमुख आधार है। इस प्रथा के अनुसार तथ्यों के सही रूप में और पूर्ण रूप में दिखाया जाना चाहिए, यानी कि तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए बल्कि सही रूप में प्रकट करना चाहिए। और हम दायित्वों के संबंध में अपने नोट्स जोड़कर प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा प्रकटीकरण की परिपाटी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूढ़िवादी की परिपाटी लागू होती है, ठीक है। तो रूढ़िवादी की परिपाटी जो लागू होती है वो आपकी अप्राप्त व संधि ऋणों के लिए प्रावधान होती है, ठीक है। अब रूढ़िवादी परिपाटी क्या होती है कि रूढ़िवादी परिपाटी में जो आपको कि आप जो है लाभ को महत्व नहीं देते हैं परंतु भविष्य में होने वाली हानियों को महत्व देते हैं, ठीक है। जो भविष्य में होने वाली हानि होती हैं उन्हें महत्व देते हैं, ठीक है। तो अप्राप्त व संधि ऋण जो होते हैं वो भविष्य में होने वाले आपके जो लेखे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो रूढ़िवादी परिपाटी लागू में जो होगी हमारी वो अप्राप्त व संधि ऋणों के प्रावधान में लागू होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है, ठीक है। तो पहले मैं चालू व्यवसाय की अवधारणा बताता हूँ। चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार व्यापार में जो लेखे की यह मानकर किया जाता है कि हमारा व्यापार निरंतर चलता रहेगा, अर्थात बंद नहीं होएगा, ठीक है। वो तो उसी के आधार पर व्यापार में लेखे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा स्थायी संपत्ति के प्रायोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का होगा, क्योंकि हमारी संपत्तियों पर जो ह्रास लगाया जाता है वो निरंतर लगाया जाता है, यानी प्रति वर्ष लगाया जाता है, ठीक है। और ह्रास लगाने की हमारी जो व्यवसाय में आपकी 10 मेथड होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर देख लीजिएगा कि चालू व्यवसाय यानी कि व्याख्या कि चालू व्यवसाय की अवधारणा स्थायी संपत्ति के प्रायोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का आधार है। और लेखापालक की यह अवधारणा होनी चाहिए कि व्यवसाय चलता रहेगा, अर्थात बंद नहीं होगा, और इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाने चाहिए। यही कारण है कि वर्ष के समाप्त होते हैं, जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम लेखे बनाए जाते हैं तब अदत्व्य और पूर्वदत्व्य का भी लेखा किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी संपत्तियों के प्रायोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपहली अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं, तो ठीक है। तो द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन की लेखा प्रणाली को हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म जो है इटली के ल्यूकस पेसियोली ने 1494 ईस्वी में किया था, ठीक है। और दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन से जो है आपके दो पक्ष प्रभावित होते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष प्रभावित होते हैं, अर्थात प्रत्येक लेन देन का जो लेखा डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों में ही किया जाता है, ठीक है। ऐसी जो होती है एक हमारी इकहरा लेखा प्रणाली होती है, ठीक है। मगर इकहरा लेखा प्रणाली जो होती है उसे हम अपूर्ण लेखा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे इसमें कहा गया है कि इकहरा लेखा प्रणाली पद्धति में नकद लेन देनों को रोकड़ पुस्तक में तथा उधार लेन देनों को खाता बही में लिखा जाता है, और यह मुख्यतः छोटे व फुटकर व्यापारी द्वारा प्रयोग की जाती है, और इस प्रणाली के अपूर्ण व अवैज्ञानिक पूर्ण प्रणाली माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय की लेखा पुस्तक में अभिलेखित किया जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा मैं आपको बताता हूँ। मुद्रा मापन की अवधारणा वह अवधारणा होता है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में केवल उन्हीं व्यावसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है जिसे हम मुद्रा से माप सकते हैं, और जिन लेन देनों को हम मुद्रा से नहीं माप सकते उनका लेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिएगा
किस संयंत्र और मशीनरी का मूल्य हम मुद्रा से माप सकते हैं, तो इसका लेखा किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कंपनी के प्रबंधक का स्वास्थ्य और माल की गुणवत्ता को नहीं माप सकते हैं, तो इनका लेखा नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा संयंत्र और मूल्य मशीनरी का मूल्य आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो ये त्रुटियां दी गई हैं, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। चूक की त्रुटियां, करण की त्रुटियां और क्षतिपूर्वक त्रुटियां, ये त्रुटियां जो होती हैं वो लिपि त्रुटियां हैं। ठीक है, क्योंकि ये चूक की त्रुटि, करण की त्रुटि और क्षतिपूर्वक त्रुटि, ये त्रुटियां जो लिपि यानी क्लर्क जो होता है वो जानबूझकर और धोखा देने की दृष्टि से करता है। ठीक है, सिद्धांत की त्रुटि जो है वो लिपि की त्रुटि नहीं होती है, अर्थात कोई भी क्लर्क जिसे पुस्तपालन के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा वह क्लर्क नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कौन सी एक लिपि की त्रुटि नहीं है, तो सिद्धांत की त्रुटि आपकी लिपि की त्रुटि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है आपका कि पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो व्यावसायिक लेन देनों के सही व पूर्ण अभिलेख करना होता है। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखों को रखना होता है। पुस्तपालन के अंतर्गत जर्नल का में लेखा करना, इसकी पोस्टिंग खाता बही में करना, इसके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। ठीक है, तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य होता है व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाते तैयार किए जाते हैं कहलाती है। ठीक है, तो वह अवधारणा जो कहलाती है आपकी मिलान की अवधारणा कहलाती है। ठीक है, देखिएगा कि लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाते तैयार किए जाते हैं मिलान की अवधारणा कहलाती है, और इसको आगम व्यय मिलान की अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिलान की अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अंतिम रहतियाँ तलपट के अंदर दिखाया गया है तो उसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर अंतिम रहतियाँ तलपट के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है, समय से नहीं दिखाया जाता है, तो उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि जो अंतिम रहतियाँ हैं यानी कि अंतिम रहतिया का जो स्टॉक है, ठीक है, वो वर्ष के समाप्त होने से पहले ही क्या उनका मूल्यांकन कर लिया गया है और उन्हें संपत्ति और जो उन्हें परचेज में से भी घटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो अंतिम रहता है तलपट में होती है तो उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है। ठीक है, तो ये आपकी जो अवधारणा हो जाएगी रूढ़िवादी की अवधारणा हो जाएगी। रूढ़िवादी की अवधारणा मैं आपको बता चुका हूँ कि रूढ़िवादी की अवधारणा में क्या होता है कि लाभ पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि भविष्य में होने वाली हानि के लिए प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग जो सामान्य संचय में अंतरित कर रहा है, क्यों अंतरित कर रहा है कि भविष्य में होने वाली हानियों की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो ये अवधारणा कौन सी हो जाएगी, आपकी रूढ़िवादी की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा मानक AS3 संबंधित है, तो लेखा मानक AS3 जो है वो आपके रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित होता है। ठीक है, और लेखा मानक की जो स्थापना की गई थी वो 21 जुलाई 1977 में की गई थी। ठीक है, देखिएगा यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि लेखांकन प्रमाप जो AS3 संबंधित होता है, ठीक है, किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित होता है, और भारत में लेखांकन प्रमाप की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, और यह जो है ICAI के अधीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपार्जन अवधारणा संबंधित है। ठीक है, तो उपार्जन अवधारणा आगम से संबंधित होती है। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उपार्जन अवधारणा आगम से संबंधित है और उपार्जन अवधारणा लेखांकन के सबसे बुनियादी सिद्धांत है। इसमें अर्जित करने के दौरान राजस्व को रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, न कि तब जब वह प्राप्त होते हैं। ऐसे ही खर्च जब भी रिकॉर्ड में किए जाएंगे जब वह खर्च किए गए हों, न कि जब वह भुगतान किए गए हों। ठीक है, तो उपार्जन अवधारणा आपकी किससे संबंधित है, रेवेन्यू यानी कि आगम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था। ये देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का जो गठन 1977 में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। इसे IASB यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानते हैं। 21 अप्रैल 1977 को हमारे देश के प्रमुख लेखा निकाय के रूप में भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने लेखा मानक बोर्ड की स्थापना की, जो हमारे देश में प्रचलित विभिन्न नीतियों और विधियों के सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, तो भारत में लेखांकन मानक बोर्ड की गठन किया गया था, वो 21 अप्रैल 1977 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है, यानी कि हम व्यापारिक छूट जो देते हैं वो कितने दिनों के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 30 दिन की समय अवधि के अंदर नकदी के भुगतान के लिए हम व्यापारिक छूट देते हैं। व्यापारिक छूट क्या होता है कि व्यापारिक छूट का उद्देश्य जो होता है वो बिक्री को बढ़ाना होता है। ठीक है, देखिए कि इसकी व्याख्या बताता हूँ कि व्यापारिक छूट व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है। जब व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाना होता है तो वह व्यापारिक छूट का सहारा लेता है। व्यापारिक छूट बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने पर प्रदान की जाती है। ठीक है, तो व्यापारिक छूट जो दी जाती है वो कितने दिन के लिए जाती है, 30 दिन के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची को सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये आपके भारतीय मानक बोर्ड के जो हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन AS16, इंडियन AS38 और ये आपका AS70 और AS आपका 12। ठीक है, इससे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो AS16 यानी कि AS16 जो होता है वो आपका संपत्ति संयंत्र और उपकरण से संबंधित होता है। ठीक है, ठीक है, AS16 जो होता है आपका वो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यानी कि संपत्ति संयंत्र और उपकरण से संबंधित होता है। AS38 जो होता है वो आपकी अमूर्त परिसंपत्ति संबंधित होता है। ठीक है, और AS17 यानी कि AS17 जो होता है वो आपका पट्टा लेखांकन यानी लीज पर जो दी जाती है उसके लिए संबंधित होता है। और AS12 जो होता है वो आपका इनकम टैक्स से संबंधित होता है। ठीक है, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकटीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो प्रकटीकरण की अवधारणा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कोई भी संस्था या कंपनी, ठीक है, जब भी अपने वित्तीय विवरण को प्रकाशित करते हैं तो उस समय उनके तथ्य और संभव और सूचना को सही प्रकट करना चाहिए। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यवसाय को प्रभावित करने वाले भी हों। ठीक है, दिखावटी तथ्यों को या संभव को एवं सूचना को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकटीकरण की अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिक की क्षमता का अभिप्राय होता है, यानी मालिक की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुल संपत्ति में से कुल बाहरी दायित्वों को घटाने का शेष, यानी कि कुल संपत्ति में से जो आप लायबिलिटीज़ घटा देंगे और जो शेष बचेगा वही मालिक की क्षमता रह जाएगी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखा का विधि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, दोहरे लेखा प्रणाली आपकी लेखांकन सिद्धांत है, लागत सिद्धांत आपके लेखांकन सिद्धांत है, भौतिकता का सिद्धांत आपकी लेखा विधि का सिद्धांत है, सत्यता का सिद्धांत आपका लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी सत्यता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी अवधारणा हो जाएगी व्यवसाय इकाई की अवधारणा। ठीक है, तो व्यवसाय इकाई की अवधारणा हो या पृथक व्यवसाय की अवधारणा होती है तो उसमें व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व जो अलग अलग होता है। ठीक है, तो व्यवसाय का स्वामी जो अपनी पूंजी तक ही लेनदार माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय इकाई की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है। ठीक है,
तो चालित कारोबार जो होती है आपकी वही अवधारणा है हमारा कि व्यवसाय जो हमारा निरंतर चलता रहेगा, अर्थात बंद नहीं होगा, नहीं चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित अवधि, क्योंकि हमारा चालित कारोबार यानी कि व्यापार जो है निरंतर चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसके आंसर जो हो जाएगा अपरिमित अवधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाता किस अवधि के अंतर्गत आता है। तो पूंजी खाता जो आता है वो आपका पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि ये पृथक व्यवसाय की अवधारणा में क्या होता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इसी कारण संस्था के आर्थिक चिट्ठे में संस्था के स्वामियों की पूंजी एवं लाभों को दायित्व पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, वो आ जाएगा आपका आंसर पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयुक्त पूंजी होती है, ठीक है। तो व्यवसाय के लिए प्रयुक्त पूंजी होती है वो समतांश से भी पूंजी आपको प्राप्त होती है, दीर्घकालीन ऋण से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूढ़िवादी के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो रूढ़िवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का जो मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम होता है उसके अनुसार किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। तो वह वसूली की अवधारणा का उल्लंघन करती है, ठीक है। आपका आंसर वसूली की अवधारणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगा कि यदि कोई ग्राहक हमें अग्रिम रूप में राशि एडवांस दे देता है, ठीक है, और हम उसे जो है उसकी आदेश के अनुसार माल की सपुर्दगी यानी कि माल को नहीं बेचते हैं, यानी कि माल का स्वामित्व विक्रेता को नहीं करते हैं, तो जब तक वह बिक्री नहीं मानी जाती अर्थात वह हमारा देनदार नहीं माना जाएगा जब तक हम उसे माल का हस्तांतरण न कर दें, ठीक है। तो ये जो आता है आपका वसूली की अवधारणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय, तो ठीक है, एक व्यवसाय की संपत्ति, तो एक व्यवसाय की संपत्ति जो है हम का जो आशय होता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि दायित्व प्लस पूंजी, ठीक है। देखिएगा कि लेखांकन की दोहरी अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की संपत्ति और उसके पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर होती है, ठीक है। देखिएगा अगर हमें संपत्ति निकालनी है, ठीक है, तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व कर देंगे, ठीक है। और अगर दायित्व निकालने होते हैं तो संपत्ति में से पूंजी घटा देंगे, ठीक है। और यदि पूंजी निकालनी होती है तो संपत्ति में से दायित्व घटा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा संपत्ति प्लस पूंजी हो जाएगा, यानी कि वो सॉरी दायित्व प्लस पूंजी हो जाएगा, यानी पूंजी प्लस दायित्व आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन समीकरण आधारित होती है, ठीक है। तो लेखांकन समीकरण जो आधारित होती है द्विपक्ष अवधारणा पर होती है, क्योंकि व्यवसाय में जितने भी लेखे के आते हैं वो दोहरे लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर आधार पर ही किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा द्विपक्ष अवधारणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है तो वो आपका हो जाएगा व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा, क्योंकि व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार क्या होता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व अलग अलग होता है, ठीक है। तो यह भी इसी बात में कहा कि व्यवसाय उसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है, ठीक है। तो आंसर आपका व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाव्य दायित्व दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पूर्ण प्रकटीकरण की विचारधारणा के कारण हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण प्रकटीकरण विचारधारणा के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि व्यवसाय के सभी तथ्य संभवों को प्रकट करना होता है, ठीक है। देखिएगा कि लेखांकन की पूर्ण प्रकटीकरण विचारधारणा के अनुसार समस्त संपत्ति एवं दायित्वों को चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान तुलनात्मक पत्र देखने वाले को हो सके, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रकटीकरण विचारधारा के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा पुस्तकों में तैयार करते समय खिड़की सज्जा यानी कि विंडो ड्रेसिंग को निषिद्ध करने का कारण क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर है आपका वो है आपका प्रकटीकरण की परिपाटी, ठीक है। तो क्योंकि प्रकटीकरण अभी मैंने बताया था कि प्रकटीकरण में जो क्या होता है आपको केवल उन्हीं तथ्यों को या उन्हीं संभवों को प्रकट करना होता है जो कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं और व्यवसाय के लिए अनिवार्य होते हैं। ऐसे तथ्यों को आप प्रकट नहीं कर सकते हैं जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो खिड़की को सजाना
यानी कि विंडो ड्रेसिंग करना, ये आपको लेखा पुस्तक में तैयार करते समय आप इसे सम्मिलित नहीं कर सकते। तो ये भी इसका आंसर भी आपका प्रकटीकरण की परिपाटी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाता है। ठीक है। तो मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि व्यवसाय के केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जा सकता है जिन्हें हम मुद्रा से माप सकते हैं, और जिन्हें मुद्रा से नहीं माप सकते तो उनका लेखा नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रेता को देय कमीशन आपका मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है निम्न विचारधाराओं के अनुसार। तो पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, पृथक व्यवसायिक अस्तित्व की धारणा। पृथक व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार भी मैंने आपको बताया है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व जो अलग अलग होता है। ठीक है। इसीलिए व्यवसाय में जो पूंजी को जो है हम दायित्व पक्ष में यानी कि आर्थिक चिट्ठे के जो दायित्व पक्ष में पूंजी को दिखाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपका पृथक व्यवसाय का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो लेखांकन के सिद्धांत है अवधारणा की मान्यता के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। ये आपके मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। जो आपके संभावित है यानी कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। तो आप इनका रिवीजन की तैयारी कीजिएगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इनका रिवीजन करेंगे और अच्छे नंबर से आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है।